बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्त भी कह रहे हैं कि आज हम माइग्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि माइग्रेन किसे कहते हैं, किस वजह से होता है, किन लोगों को होता है और माइग्रेन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। माइग्रेन, जैसे हम सबको पता है कि माइग्रेन सर दर्द को कहते हैं। सर दर्द एक आम सी बीमारी है। दुनिया में जितनी भी लोग हैं तकरीबन कम से कम एक बार तो लाजमी वो सर दर्द से मुतासर हो गए होंगे। अब वो कौन सा सर दर्द होता है जिससे मुतासर होता है और माइग्रेन सर दर्द में क्या फर्क होता है। सर दर्द यानी हेडेक हमारे पास दो किस्म का होता है। एक होता है प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक हमारे पास वो हेडेक है जो हमें किसी दूसरी रीजन की वजह से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, यानी ब्रेन हेड रीजन की कोई दूसरी कॉज, दूसरी बीमारी है, दूसरी रीजन की वजह से जो दर्द हमें मिलता है सर का, वो सेकेंडरी हेडेक में कहलाता है। जबकि प्राइमरी हेडेक वो हेडेक है जो कॉमनली हर किसी को हो सकता है। इसमें प्राइमरी हेडेक हमारे पास चार मेन टाइप्स है, जैसे टेंशन हेडेक, साइनस हेडेक, क्लस्टर हेडेक एंड माइग्रेन। अब इनमें फर्क क्या है। टेंशन जैसे नाम से ही जाहिर है कि टेंशन बेचैनी या किसी कशीदगी की वजह से होता है। ये मोस्टली हमारे जो फ्रंटल एरिया है, जो माथा है, यहाँ पे दर्द महसूस होता है। ये पूरे सर में भी हो सकता है लेकिन मोस्टली जो फ्रंटल एरिया है, माथे पे जो हमें दर्द महसूस होता है वो टेंशन हेडेक कहलाता है। जबकि साइनस हेडेक वो हेडेक है जो साइनस की वजह से होता है, यानी जो हमारे साइनस है अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए या हमें फ्लू हो जाए, जुकाम हो जाए, तो इस वजह से जो हमें दर्द होता है वो साइनस हेडेक कहलाता है। ये मोस्टली हमारे जो आईब्रो एरिया है, ऊपर आईब्रो बोन्स, इस एरिया में होता है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट। और जो ज़ाइगोमेट्रिक बोन है यानी जो हमारे चीक्स बोन है, इस एरिया में जो दर्द होता है उसको साइनस हेडेक कहलाता है। ये दोनों तरफ होते हैं, चीक्स एरिया और आईब्रो एरिया, लेफ्ट एंड राइट, इसको हम साइनस हेडेक कहते हैं। जबकि क्लस्टर हेडेक, आंख के इर्द गिर्द जो बोन है और जो एरिया है, इसमें जो हेडेक होता है उसको हम क्लस्टर हेडेक के नाम से जानते हैं। ये एपिसोडिक हेडेक है, मतलब पेशेंट को याद रहता है कि जैसे मुझे आखिरी दफा सर्दियों में हुआ था तो इस बार सर्दियों में दोबारा से होगा, आखिरी गर्मियों में हुआ था तो इस दफा गर्मियों में फिर होगा, आखिरी दिसंबर में हुआ था तो इस दिसंबर में दोबारा होगा। पेशेंट को याद रहता है, एपिसोडिक हेडेक कहलाता है। ये भी शदीद किस्म का दर्द होता है। जबकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइग्रेन पे है। माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन जो जिसे हम अमूमन दर्द शकीका या आदि सर का दर्द भी कहते हैं, ये एक शदीद किस्म का दर्द होता है जिससे हमारे रोजमर्रा के जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं, हम काम करने की सलाहियत नहीं रहती, इतनी शदीद किस्म का दर्द होता है। ये अमूमन एक साइड पे होता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। ये अपना चक्कर कंप्लीट करता है, पूरे सर में भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ये एक साइड पे होता है। और इसका जो दौरानिया जो ड्यूरेशन है वो 3 से 72 घंटे है। यानी अगर अटैक आ गया माइग्रेन का तो वो 3 घंटे से लेकर 72 घंटों तक रहता है। इस दौरान किसी भी वक्त रिलीफ मिल सकता है। जब इसके अगर हम वजूहात देख लेंगे कि किस वजह से होता है, तो बदकिस्मती से अभी तक हमें ऐसी कोई रीजन नहीं मिल सकी जो हम एग्जैक्टली कह सकें कि माइग्रेन की रीजन यही है। जैसे हमें मालूम है कि मलेरिया जो होता है बैक्टीरिया से होता है, इसी तरह हम एग्जैक्ट कॉज अभी तक फाइंड आउट नहीं कर सके, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद है। जैसे पुरानी थ्योरीज के मुताबिक दिमाग की जो नसें जो रग है उसमें खून के उतार चढ़ाव की वजह से हमें माइग्रेन हो सकता है। अभी रिसेंट थ्योरीज के मुताबिक माइग्रेन के जो 80 से 90% कॉजेज है वो जेनेटिकली है। जेनेटिकली से मुराद मतलब आपके खानदान में किसी को था, आपके अम्मी अबू, दादा दादी, नाना नानी वगैरह जिसको भी था, तो आपको 80 या 90% चांसेस है कि आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है। दूसरी थ्योरीज के मुताबिक जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन है, न्यूरॉन का फंक्शन ये है कि वो हमारे बॉडी से दिमाग को और दिमाग से हमारे बॉडी को मैसेज कन्वे करता है। अगर इस न्यूरॉन की एक्टिविटीज और उसके काम करने में अगर कोई खलल आ जाए या कोई उतार चढ़ाव आ जाए तो इसी भी हमें माइग्रेन हो सकता है। जबकि तीसरी थ्योरी के मुताबिक हमारे बॉडी में केमिकल्स या हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। जैसे सेरोटोनिन केमिकल है उसमें तब्दीली की वजह से हमें माइग्रेन हो सकता है।
और एक एस्ट्रोजन हार्मोन की तब्दीली की वजह से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। ये तो थी हमारे पास जो थ्योरीज यानी जो रिसर्च जो है, लेकिन इसके अलावा कुछ अवामिल ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे माइग्रेन को मुतहर्रिक कर सकता है यानी ट्रिगर कर सकता है, जैसे कि फ्लैशिंग लाइट हो गई यानी बर्कीली रोशनी, या मोबाइल, टेलीविजन या कंप्यूटर की स्क्रीन को ज्यादा देर तक देखना भी हमारे माइग्रेन का सबब बन सकता है। इसके अलावा बहुत तेज आवाज यानी शोर शराबा, तेज आवाज म्यूजिक, ये भी हमारे माइग्रेन को मुतहर्रिक कर सकता है। इसके अलावा जिस्मानी थकावट, कशीदगी या बेचैनी, ये भी हमें माइग्रेन कॉज कर सकता है। इसके अलावा ज्यादा सफर करने की वजह से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। रेगुलरली अगर हम ज्यादा सफर करते हैं तो हम माइग्रेन से सफर हो सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन या माहौलियाती तब्दीली की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा शराब नोशी ज्यादा करने की वजह से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। और कुछ खुराक ऐसे, कुछ अशिया ऐसे जिसे अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो हमें माइग्रेन हो सकता है, जैसे कॉफी हो गई, चॉकलेट हो गया, फास्ट फूड यानी बर्गर, पिज्जा वगैरह हो गया, और कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी वगैरह। अगर इसका इस्तेमाल हम हद से ज्यादा कर ले तो भी हमें माइग्रेन हो सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कॉजेज यानी माइग्रेन के कॉजेज क्या है। अब हम पढ़ेंगे हु इज ऑन द रिस्क यानी कौन लोग मुतासर हो सकते हैं, किन लोगों को माइग्रेन हो सकता है। सबसे पहले माइग्रेन है ये अमूमन यंगर एज में होता है, यानी 18 से लेकर 20, 22, 25, 30 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको माइग्रेन ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा औरतें जो है वो ऑन द रिस्क फैक्टर है, यानी औरतों में माइग्रेन का जो रेशो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल, यानी फीमेल में ज्यादा हो सकता है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि फीमेल में मंथली मेंस्ट्रुएशन होता रहता है, इसकी वजह से नॉर्मली हार्मोन चेंजेस आते रहते हैं हर मंथ। इसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल जो कि एक फीमेल हार्मोन है उसमें तब्दीली आती रहती है, और उस तब्दीली की वजह से फीमेल्स को माइग्रेन होने के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा जो एपिलेप्सी यानी मिर्गी की जो पेशेंट है उसको माइग्रेन हो सकता है, जो फालिज स्ट्रोक के पेशेंट है उनको माइग्रेन हो सकता है, और जो अस्थमा के पेशेंट है उनको भी माइग्रेन हो सकता है। हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन यानी अलामत क्या है माइग्रेन के। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि माइग्रेन आधे सर का दर्द है, यानी एक साइड से शुरू हो जाता है, लेफ्ट या राइट साइड में शुरू हो जाता है, लेकिन ये अपना ड्यूरेशन यानी जो सर्कल है वो कंप्लीट करता है, ये पूरे सर में भी हो सकता है। इसमें एक तो शदीद किस्म का दर्द होता है जिससे हमारी जो एक्टिविटीज है वो मुतासर हो जाती है, हम काम करने के काबिल भी नहीं रहते, इतना शदीद किस्म का दर्द होता है। इसके अलावा माइग्रेन के साथ उल्टी आना, झीमत लाना, चक्कर आना, आंखों के सामने लहरों का पैदा होना और आंखों के सामने दायरे बनना, रोशनी से तकलीफ होना, तेज आवाज शोर शराबे से तकलीफ होना, देखने और सुनने की सलाहियत में कमी आना, और अंधेरे में रहना यानी किसी से बात ना करना, अकेले रहना, ये जो होते हैं माइग्रेन की, उसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। माइग्रेन विद ऑरा भी हो सकता है। माइग्रेन विद ऑरा का क्या मतलब है? माइग्रेन विद ऑरा से मुराद यानी किसी चीज के होने से पहले खतरे की घंटी बजना। माइग्रेन विद ऑरा में भी हमें साइन सिम्टम नजर आ जाते हैं कि हमें माइग्रेन का अटैक होने वाला है। ये 20 से 40% लोगों में ये माइग्रेन विद ऑरा होता है, यानी उनको पहले पता चल जाता है कि अभी हमें अटैक होने वाला है। यहाँ तक हमने पढ़ ली सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बाकी 2 वीडियोज में हेपेटाइटिस और डायबिटीज के बारे में कहा था, अगर इसका हम केयर ना करें तो हमें मजीद कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां हो सकती है, जबकि माइग्रेन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। माइग्रेन की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये 40 साल से 45 साल की उम्र तक खुद ब खुद उसकी जो दर्द है और उसकी जो अटैक है उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, और 60 साल की उम्र तक तकरीबन ये खत्म हो जाता है। लेकिन माइग्रेन का दर्द बजाते खुद इतना शदीद दर्द होता है, कॉम्प्लिकेशन ना होने के बावजूद भी हमारी जिंदगी अजीरन कर देता है, हमें रोजमर्रा के काम में मुश्किल पेश आती है। माइग्रेन से बचाव के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको माइग्रेन नहीं है तो आप फ्यूचर में भी खुद को कैसे माइग्रेन से महफूज रख सकते हैं, और अगर आपको माइग्रेन हुआ है तो माइग्रेन के साथ साथ आप एक नॉर्मल जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको माइग्रेन नहीं है तो आप खुशकिस्मत है कि आपको माइग्रेन दर्द नहीं है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपको माइग्रेन हो नहीं सकता।
آپ کو بالکل مائگرین ہو سکتا ہے اگر آپ خیال نہ رکھیں تو۔ وہ احتیاطی تدابیر کیا ہے جس کو اپنانے سے ہم مائگرین کے درد سے فیوچر میں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ ہے ڈائٹ، مینٹین ڈائٹ، یعنی ہمارے جو خوراک کا طریقہ کار ہے وہ مینٹین ہو، یعنی پراپر ڈائٹ ہو۔ ہم فاسٹ فوڈ یعنی برگر، پیزا وغیرہ، چاکلیٹ، کافی کا استعمال حد سے زیادہ نہ کریں۔ اگر اس کا استعمال ہم حد سے زیادہ نہیں کرتے تو ہم فیوچر میں بھی مائگرین سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم روزمرہ کی بنیاد پر کھیل کود میں حصہ لیں، ورزش کریں تو بھی ہم مائگرین سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہو تو آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو بھی مائگرین سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پراپر نیند لیتے یعنی بہت زیادہ نیند نہیں کرتے اور بہت کم نیند نہیں کرتے تو بھی آپ مائگرین سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ روشنی یعنی موبائل، کمپیوٹر اسکرین کو اگر زیادہ دیر تک ہم نہیں دیتے، زیادہ تیز آواز میں میوزک نہیں سنتے اور اپنی ہائیجین یعنی اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، صاف کھانا کرتے ہیں، خود کو صاف رکھتے ہیں تو ہم فیوچر میں بھی مائگرین سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو مائگرین ہوا ہے تو اس کے ریزنز کیا ہے، اس سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں، خود کو نارمل رکھ سکتے ہیں۔ اگر تو مہینے میں آپ کو ایک 8 بار اٹیک ہوتا ہے یا 2 مہینے 3 مہینے بعد آپ کو مائگرین کا اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کازز معلوم کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے وہ اٹیک ہو رہا ہے۔ اگر اٹیک روشنی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ سن گلاسز کا استعمال کر سکتے ہیں، موبائل کی اسکرین کو زیادہ نہ دیکھ کر وہ اٹیک رکوا سکتے ہیں۔ اگر وہ اٹیک شور شرابے یا میوزک کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ تیز آواز میں میوزک نہ سنا کریں اور ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ شور شرابہ ہو تو آپ مائگرین کے اٹیک کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر تو مائگرین خوراک کی وجہ سے یعنی وہ اشیاء جس کا اگر ہم بہت زیادہ استعمال کریں تو ہمیں اٹیک ہو سکتے ہیں، جیسے چاکلیٹ، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ وغیرہ کے زیادہ استعمال سے اٹیک آتا ہے تو ان کا استعمال ہم کم کر کے خود کو اٹیک سے بچوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مائگرین نیند کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اگر آپ بہت زیادہ نیند لے رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو اٹیک آتا ہے تو آپ اپنی نیند کی مقدار کم کر لیں تاکہ آپ خود کو بچا سکیں۔ اور اگر مائگرین آپ کم نیند لے رہے ہیں اور اس وجہ سے مائگرین ہو رہے ہیں تو آپ اپنی نیند کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھا لیں تاکہ آپ خود کو اٹیک سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مائگرین ٹینشن یا پریشانیوں سے ہو رہے تو آپ کوشش کریں کہ خوش رہا کریں اور ایکٹیو رہا کریں۔ اس کے علاوہ ورزش کیا کریں اور اپنے ہائیجین یعنی صفائی کا خیال رکھیں، صاف رہے، صاف کھانا کھائے، صاف پانی پیے تو آپ خود کو مائگرین کے اٹیک سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اٹیک مہینے میں 4 سے 5 بار ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے یا جو مائگرین کا دورانیہ ہے وہ 3 سے 72 گھنٹے یعنی 3 دن سے بھی زیادہ آپ کو پین ہو رہا ہے، 4-5 دن تک آپ کا پین ہوتا رہتا ہے تو آپ کسی اچھے مستند نیورولوجسٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ دے دے اور آپ خود کو مائگرین کے شدید درد سے بچا سکے۔ یہاں تک تو میری ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مائگرین کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔